जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर यानी 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू ले चुके हैं, जिसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और आई होप आप लोगों को बहुत इससे मदद मिल रही होगी, क्योंकि जो ये आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है ये हूबहू आपको एग्जाम की फीलिंग्स देगा। क्योंकि जो भी हमारी टीम ने जो क्वेश्चन काफ़ी मेहनत से बनाया है और जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, इसका जो लेवल है वो जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, मीडियम टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ बहुत ही जटिल होते हैं, कुछ बहुत ही बेहद ईजी होते हैं। तो उन सभी का समावेश है जो कि आपको मिलने वाला है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं एमसीक्यू का कि क्या है। इसमें भी हम टोटल 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये यानी इसको आप दूसरा पेपर मान सकते हैं अपना, यानी फर्स्ट एक पेपर एक 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू हो चुका है और यह दूसरा स्टार्ट होने वाला है। इसको हम दो भागों में देखेंगे, यानी 50 आज और 50 अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्लेस्टोसीन हिमयुग के हिमनद काल की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में कौन सी व्यवस्था सही कालानुक्रमिक क्रम में है। यानी जो प्लेस्टोसीन हिमयुग था, ठीक है, ये एक क्या था, हिमयुग था। हिमयुग हिमयुग में दो चीजें शामिल होती हैं। ये जो इस समय प्लेस्टोसीन हिमयुग था, तो इसमें क्या था कि पूरा का पूरा जो है जो अर्थ का बहुत सारा जो एरिया था वो क्या था, बर्फ से आच्छादित हो गया था पूरा का पूरा एरिया। लेकिन हिमयुग जो होता है उसका एक साइकिल होता है कि हिमयुग आता है, उसके बाद अंतर हिमयुग आएगा। यानी हिमयुग में क्या है, पूरा एरिया फ्रोजन हो जाएगा। अंतर हिमयुग में क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो है फिर पिघल जाएगा। यानी उसमें जो है जो है गर्मी का मौसम आ जाता है। एक तरह से देखा जाए तो हिमयुग खत्म हो जाता है, अंतरा हिमयुग आ जाता है। उसके बाद फिर हिमयुग आता है, फिर अंतरा हिमयुग आता है। इस प्रकार से देखा जाए तो यूरोप में जो है अभी तक कुल 4 हिमयुग देखे गए हैं यूरोपियन क्षेत्र में। तो उनका चारों का नाम जो सीक्वेंस में है कि पहला हिमयुग आया उसका नाम क्या हुआ, फिर हिमयुग आया फिर उसका नाम क्या हुआ, फिर हिमयुग आया, तो ये यूरोप अमेरिका ये सब रीजन में पाए गए थे। ठीक है, तो तो ये इसी का आपको क्या बताना है, कर्म बताना कि पहले हिमयुग कौन आया, दूसरा। जैसे हम लोग इसमें क्या है, हम लोग अंतर इंटर ग्लेशिएशन पीरियड में यानी अंतर हिमयुग के क्षेत्र में है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ क्या है, हिमयुग जैसी कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि क्या है, पूरे के पूरे अर्थ पे जो है डे एंड नाइट होता है और सनलाइट आसानी से क्या हो रही है, अर्थ पे पहुंच रही है, इसलिए हिमयुग जैसी कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए ये चार आपको जो है हिमयुग के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि पहले से लास्ट तक। पहला ऑप्शन है उर्म मिंडल गुंज रीस, दूसरा है रीस मिंडल उर्म गुंज, तीसरा है मिंडल उर्म गुंज रीस, चौथा है गुंज मिंडल रीस उर्म। ठीक है, तो ये चारों आपको बताना है, चारों में से कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि जो चार हिमयुग हुए थे उनका जो सीक्वेंस में नाम रखा गया था, जो पहले वाले का रखा गया था वो रखा गया था गुंज, उसके बाद मिंड, उसके बाद रीस और उसके बाद उर्म रखा गया था। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इसी प्रकार से ये यूरोपियन ये जो हिमयुग हुए थे, ठीक है, इसके बारे में सर्वप्रथम लुई अगास्सी नाम के विद्वान थे, उन्होंने बताया था, और ये यूरोपियन क्षेत्र के हिमयुग है। इसी तरीके से जो है चार हिमयुग जो है पाए गए थे आपके नॉर्थ अमेरिका, जो आपका अमेरिका क्षेत्र है यानी नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, उस क्षेत्र में उसका नाम क्या था, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइन, विस्कंसिन। ये चार हिमयुग वहां भी पाए गए थे। इसका भी आपसे ऑर्डर आपके एग्जाम में पूछता है, क्या क्या है, नेब्रास्कन, कंसास, जो है इलिनोइन और विस्कंसिन। ठीक है, तो ये आपको दोनों हिमयुग के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कुछ एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है कि एंडोजेनेटिक बलों में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल है। दूसरा ऑप्शन है एक्सोजेनेटिक बलों में अक्षय क्षरण और जमाव शामिल है। तीसरा है एंडोजेनेटिक बल हवा और पानी जैसे बाहरी कारकों से प्रेरित, लिखा हुआ है, प्रेरित होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें में से सही है। चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं। तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एंडोजेनेटिक बलों में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट शामिल है, तो क्या है, बात बिल्कुल सही है कि एंडोजेनेटिक जो फोर्स होते हैं वो पृथ्वी के धरातल के क्या है, यानी पृथ्वी, तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हैं बल उसको एंडोजेनेटिक बोलते हैं, जो बाहरी भाग से निकलते हैं उसको एक्सोजेनेटिक बोलते हैं। तो पहला बिल्कुल
राइट है। दूसरा कह रहा है कि एक्सोजेनेटिक बलों में अक्षय क्षरण और जमाव शामिल है, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है जैसे हवा हो गया, जो है ग्लेशियर हो गए, पेरी ग्लेशियर हो गए, विंड हो गया, ये क्या करते हैं, ये इरोजन करते हैं, यानी वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग करने के बाद जो है इरोजन करते हैं, और इरोजन करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि इंडोजेनेटिक बल हवा और पानी जैसे बाहरी कारकों से प्रेरित होते हैं, यानी जो आंतरिक बल है पृथ्वी के, ये कह रहा है कि जो है हवा से और जल से प्रेरित होते हैं, तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो इंडोजेनेटिक बल है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हैं, और आप जानते हैं कि हवा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भूकंपता, भूकंपता बोले तो जो है सिस्मोसिटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सिस्मोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो भूकंपता और फोल्डिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था सही है, तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि भूकंपीयता किसी दिए गए क्षेत्र में भूकंप की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को संदर्भित करता है। दूसरा है फोल्डिंग एक प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधि है जो तब होती है जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। तीसरा है फोल्डिंग एक प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधि है जो तब होती है जब टेक्टोनिक प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे से फिसलती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा वोल्केनिसिटी और फोल्डिंग के बारे में सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि भूकंपता यानी जो वोल्केनिसिटी होती है वो किसी दिए गए क्षेत्र में वोल्केनो यानी सॉरी सिस्मोसिटी जो होती है, भूकंपता जो होती है किसी क्षेत्र में दिए गए भूकंप की आवृत्ति और तीव्रता को संदर्भित करता है। ये बात बिल्कुल ही सही है कि सिस्मिसिटी में हम क्या देखते हैं कि जो सिस्मिक आता है, जो है अर्थक्वेक आता है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसकी जो है इंटेंसिटी कितनी है। दूसरा है कि फोल्डिंग एक प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधि है जो तब होती है जो दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये मान लीजिए आपका यूरेशियन प्लेट है, ये मान लीजिए आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये जब एक दूसरे की तरफ बढ़े थे तभी क्या बना था, फोल्ड बना था और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो फोल्ड इसी से बनते हैं, बिल्कुल बात सही है। तीसरा बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर दो प्लेटें एक दूसरे से फिसलती हैं तो क्या होता है, टेक्टोनिक गतिविधि होती है। मान लीजिए इधर फिसल गई इधर उधर पास से, तो ऐसा कोई टेक्टोनिक गतिविधि नहीं बनेगा, सॉरी ऐसा कोई फोल्डिंग गतिविधि नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कैसा है, फॉल्टिंग की क्रिया हो सकती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है भूकंपीय तरंगे ऊर्जा के तरंगे हैं जो भूकंप द्वारा जारी की जाती हैं। दूसरा है भूकंपीय तरंगे ठोस तरल और गैसीय सामग्री के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। तीसरा है भूकंपीय तरंगों का उपयोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। आपको यहाँ बताना है कि जो सेस्मिक वेव्स होती है, अर्थक्वेक के दौरान जो वेव्स होती हैं भूकंप के द्वारा निकलती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि भूकंपीय तरंगे ऊर्जा के तरंगे हैं जो भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो अर्थक्वेक के दौरान पी, एस और एल वेव्स निकलती हैं एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। अभी देखें आपने नेपाल में भूकंप आया है और कितना शोर शराबा हुआ, कितने लोगों की जाने गई हैं, हम कहाँ भूल सकते हैं अफगानिस्तान के भूकंप को। तो अब ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते मेरा पढ़ने का तरीका है ये रहता है कि कहीं पर कोई भी ज्योग्राफिकल इंसिडेंस होता है वर्ल्ड में तो आपको उसका कारण जरूर जानना है। आप ये मैटर नहीं करता है कि आप नेपाल में कितने लोग मर गए, नेपाल में भूकंप आया तो उसका रीजन क्या था। अगर आपको ये जानना है, आपको जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में भूकंप आया तो उसका कारण क्या है, क्योंकि भूकंप कहीं भी आता है तो वो प्लेटों के किनारों पे सहारे ही आता है, आंतरिक भाग में भी आ सकता है प्लेटों के, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुई होगी तभी वो आया होगा। वो महाद्वीप, वो स्थान, वो प्लेस, वो स्पेस किस जो है कॉन्टिनेंट में किस प्लेट पर लोकेट है, किधर वो प्लेट मूव कर रही है, सारी जानकारी तुरंत आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए, तब आप जो है एक अच्छा जियोग्राफर बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भूकंपीय तरंगे ठोस तरल गैस तीनों माध्यम से यात्रा कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे जो पी तरंगी हैं वो तीनों में कर सकती हैं, जो एस तरंगे हैं वो केवल जो है ठोस में चल सकती हैं। लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर तरंग की बात नहीं है, पूरे तरंगों की बात कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि ये तीनों में चल सकती हैं। तीसरा कह रहा है भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है, ये भी बात सही है, क्योंकि हम कैसे जानते हैं कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है और जो इनर कोर है, ठीक है, वो क्या है, वो ठोस अवस्था में। कैसे जानते हैं, क्योंकि जब पी वेव्स आउटर कोर में प्रवेश करती हैं तो उसकी गति कम हो जाती है और एस वेव क्या होती है वो तो गायब ही हो जाती हैं आउटर कोर में।
और चूंकि एस की विशेषता है कि जो लिक्विड पड़ेगा तो वो गायब हो जाएगा, इसलिए हम आसानी से पकड़ लेते हैं कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है और जो आपका जो है इनर कोर है वो ठोस अवस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, यानी सारे कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। ये जो है रेतीली मिट्टी है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, यहाँ पर मिट्टी दिया हुआ है, यहाँ सूची दिया हुआ कि किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में ये पाई जाती है। जो इसे है जो अम्लीय मिट्टी, ठीक है। तो अम्लीय मिट्टी को क्या बोलते, ये किस कंडीशन में है, ये इसको बोलते हैं ऑक्जिलोफाइट। ये होगा आपका ऑक्जिलोफाइट। जो है लवणीय यानी नमकीन मिट्टी होती है उसको बोलते हैं हैलोफाइट्स। जो रेतीली मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, सैमोफाइट्स। और जो चट्टानी दरारों में जो पेड़ पौधे उगते हैं वो किस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं, चेस्मोफाइट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, उसके बाद 1 2 3, 4 1 2 3 जिसमें होगा वही आंसर 4 1 2 3। ये देखिए, यही आंसर आपका क्या है, राइट है। डी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि फोल्डिंग और फाल्टिंग के प्रभाव, यानी जो फोल्डिंग है, जो मोड़ बनते हैं, और जो फाल्टिंग है जिसके कारण दरार बनता है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पहला ऑप्शन है फोल्डिंग पहाड़ों और रिजों का निर्माण करते हैं, कटकों का निर्माण करते हैं। फाल्टिंग भूकंप और दरार घाटियों का कारण बन सकते हैं। फोल्डिंग और फाल्टिंग दोनों पृथ्वी की पपड़ी यानी जो क्रस्ट में संपीड़न यानी कंप्रेशन एंड टेंशनल फोर्स के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन फोल्डिंग और फाल्टिंग के बारे में राइट है। तो पहला ऑप्शन है कि फोल्डिंग पहाड़ों और रिजों का निर्माण कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। आप देखें हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण फोल्डिंग से ही हुआ है, तो राइट आंसर पहला एक तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा है फाल्टिंग भूकंप और दरार घाटियों का कारण बन सकते हैं। फाल्टिंग कब होगा, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है और एक प्लेट ये है, ये दूसरे के, या मान लीजिए इसी प्लेट में आंतरिक बलों के कारण जो है दो टुकड़ों में विभाजित हो गई, ठीक है। एक प्लेट इधर चली गई, एक प्लेट इस डायरेक्शन में, या ये दो प्लेट है, दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत अवस्था में चलेगी, तो यहाँ फाल्टिंग की क्रिया होगी। जब फाल्टिंग की क्रिया होगी तो आंतरिक भाग से इसके एनर्जी रिलीज होगी और भूकंप का कारण बनेगा, घाटी भी बन सकता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा है फोल्डिंग और फाल्टिंग दोनों पृथ्वी की पपड़ी में संपीड़न और तनाव के बलों के परिणाम स्वरूप सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। जब ये अर्थ का पपड़ी है, इसमें संपीड़न होगा, यानी इसको अगर हम मोड़ेंगे तो इसमें क्या बनेगा, संपीड़न करेंगे तो फोल्ड बनेगा, और अगर इसमें जो है टेंशनल फोर्स क्रिएट करेंगे, यानी इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, तो तनाव होगा, एक क्रैक हो जाएंगी, और इससे क्या बनेगा, फॉल्टिंग बनेगा। तो ये भी आंसर क्या है, राइट है, इसलिए आपका ऑल ऑफ द अबव यानी चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 7 कह रहा है कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। एंडोजेनेटिक बल पृथ्वी की सतह पर व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। एक्सोजेनेटिक बल विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनके प्रभाव एंडोजेनेटिक बलों के रूप में व्यापक या लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। और एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक बल दोनों भूकंप और ज्वालामुखी के कारण बन सकते हैं, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि एंडोजेनेटिक बल पृथ्वी की सतह पर व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले परिवर्तन पैदा कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से अगर भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो ये सब क्या है, ये सब ज्वालामुखी आने के बाद जो इसका प्रभाव है लंबे समय तक हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि एक्सोजेनेटिक यानी जो है बहिर्वर्ती बल होते हैं, वो विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव एंडोजेनेटिक बलों के रूप में व्यापक या लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि ये बात सही है कि ये इनका जो एक्सोजेनेटिक होते हैं उनका क्षेत्र एक विशिष्ट होता है, लेकिन इसका प्रभाव जो कह रहा है लंबे समय तक नहीं होते, इसलिए ऑप्शन गलत है। और एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों बलों से भूकंप भी आ सकता है, और क्या उत्पन्न हो सकता है, ज्वालामुखी भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जो है, थोड़ा सा यहाँ खुद को गायब करेंगे। ये देखिए, कोरियालिस प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये गलत का चश्मा, ध्यान, तुरंत चश्मा लगना चाहिए। क्यों, अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जो माइंड है वो क्या है, वो एल्गोरिदम को सेट कर लेता है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपका एल्गोरिदम में जो सेट हो गया है उसको आप चेंज ना करें। अगर चेंज नहीं करेंगे तो तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर जब आपका जेआरएफ या नेट 1-2 नंबर से रुकेगा, मैं ऐसे कई स्टूडेंट को जानता हूं जिसमें मैं खुद शामिल हूं, जिसका जेआरएफ 1 नंबर से रुका है और वो आज कितना परेशान है, ठीक है। तो चलिए
पहला ऑप्शन ये है कि यह पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। यह दक्षिणी गोलार्ध में गतिमान वस्तुओं को बाईं ओर और विक्षेपित करता है, डिफ्लेक्ट करता है। या उत्तरी गोलार्ध में चलती वस्तुओं को दाईं ओर मोड़ता है। या भूमध्य रेखा पर स्ट्रांग एंड ध्रुवों पर वीक होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। बिल्कुल बात सही है कि पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोला जाता है, कोरियालिस बल, जिसके बारे में सबसे प्रथम जीसी कोरियालिस ने ज्ञान दिया था, इसलिए इनके नाम पर इस बल का नाम रख दिया गया कोरियालिस बल। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में गतिमान वस्तुओं को बाईं ओर, सही है, और उत्तरी गोलार्ध में या दाईं ओर अपनी वस्तुओं को क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपोजिट जो है, विपरीत जो है लिखा गया है स्टेटमेंट कि ये भूमध्य रेखा पर स्ट्रांग नहीं, ये भूमध्य रेखा पर बहुत ही वीक होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल ज्यादा नहीं होता है, बल्कि जो है, जो आपका जो है, जो एक बल होता है, जो क्या कहते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में लगता है, और एक लगता है ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, जो बाहर की तरफ जो है किसी वस्तु का क्या करता है, फेंक देता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो कोरियालिस फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। इसलिए ध्रुवों पर अगर कोई वस्तु है वो ज्यादा क्या होगी, डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो किसी क्षेत्र के तापमान यानी टेम्परेचर को प्रभावित करता है। ऑप्शन है ऊंचाई, अक्षांश, महासागरीय धाराएं, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि टेम्परेचर को ऊंचाई भी प्रभावित करेगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। रीजन क्या है, दो रीजन है, ऊपर हवा डेंसिटी कम हो जाती है, और धरातलीय भाग से जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जाती है। दो कारण है, ये ध्यान में रखना। दूसरा है अक्षांश, ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इंसिडेंस ऑफ एंगल कम होता जाता है, इसीलिए जो सूर्य तक की मात्रा है वो कम हो जाती है। महासागरीय धाराएं, जहाँ पर गर्म जल धाराएं जाएंगी वहाँ के तापमान को बढ़ा देंगी, जहाँ पर ठंडी जल धाराएं जाएंगी वहाँ के तापमान को कम कर देती हैं। इसीलिए ये तीनों ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, तापमान को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि वायुमंडलीय दबाव किसी दिए गए बिंदु से ऊपर हवा के वजन या भार द्वारा लगाया गया बल होता है। दूसरा है उच्च दाब प्रणाली स्पष्ट धूप के मौसम से जुड़ी होती है। और तीसरा है कि वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो कौन सा कथन कह रहा है, सत्य है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो किसी भी बिंदु पर, या मान लीजिए ये बिंदु है धरातल पर, तो यहाँ पर जो इस कॉलम में जितने भी हवा का भार है उसी के द्वारा डाला गया बल है। और अगर कहीं पर प्रेशर हाई होता है तो वहां पर जो है, जो वर्षा की विपरीत स्थिति बनती है, यानी वहां पर जो है मौसम बहुत स्पष्ट रहेगा, धूप खिली हुई होगी। वायुमंडलीय दबाव समुद्र पर सबसे अधिक होता है, ये पॉइंट गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी ए और बी दोनों जो उपयुक्त में ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फैक्टर है, कारक है, जो हवा की दिशा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है कोरियालिस प्रभाव, बी है दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पी जो है गी, और एफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तीसरा है फ्रिक्शन यानी घर्षण, और चौथा है आलाप एवं यानी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो दिशा को प्रभावित करता है वो आपका पीजीएफ भी है, दाब प्रवणता बल भी, घर्षण भी। क्योंकि हवा मान लीजिए इस दिशा में चल रही है, अगर कहीं पर यहाँ घर्षण ज्यादा हो जाएगा, अगर यहाँ घर्षण कम है तो हवा इस दिशा में जाकर किधर मुड़ जाएगी, इस दिशा में मुड़ जाएगी। बाकी कोरियालिस बल का तो काम ही हवा की दिशा को डिफ्लेक्ट करना, ये हवा की गति को नहीं प्रभावित करता है। ये बात ध्यान रखना, यही स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि क्या यह वायु की गति को प्रभावित करता है, ना ना ना, ये केवल हवा के जो है दिशा को ही प्रभावित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, इस तरफ जो है आपको कुछ जो है कोपेन के जो क्लाइमेटिक जो इन्होंने नाम दिए थे वो दिया है, उसकी विशेषताएं जो लेटर इन्होंने यूज किया था। जैसे उन्होंने जो है कैंडोल का जो है क्या किया था, कैंडोल का जो है वनस्पति मानचित्र लिया था, और उसको पहले पूरे वर्ल्ड को 5 भागों में विभाजित किया था। पहला बताया था मेगा थर्मल, दूसरा बताया था जीरोफाइट, फिर मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेक्सटोथर्मल, ये 5 उन्होंने मंडल बताए थे। जिसमें एफ का मतलब ए जो रहेगा वो किस दिशा में रहेगा, वो ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा, मेगा थर्मल में। और एफ लगा है तो क्या रहेगा, हमेशा साल भर वर्षा होगी। तो साल भर वर्षा कहाँ पे होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जहाँ पाए जाते हैं वहीं पर साल भर वर्षा होती है। एस जहाँ लगा है इस्तेमाल, वहाँ क्या है, समाना टाइप की जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, ग्रीष्म
जलवायु ग्रीष्म लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है सवाना टाइप क्लाइमेट, तो ए एस से किसको मिला देंगे, सवाना को। एम जहाँ होता है वो मानसूनी होता है, और अगर जहाँ डब्लू है वो विंटर क्या होगा, ये विंटर शुष्क, तो यही लिखा हुआ है, जब शीत होगा यहाँ पर शीत लिख दिया जाएगा, शीत क्या होगा, शुष्क होगा। तो ये आपसे आसान जो है अपने आप से मैच कर गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 2 1 4, तो 3 ये हो गया। और सॉरी ये वाला जो ऑप्शन है यानी जो ए डब्ल्यू है ये थोड़ा सा गलत मिला दिया गया है, इसको थोड़ा माफ कीजिएगा, ध्यान नहीं दिया हमने, इसको हम दोबारा मिला मैच करते हैं। जो समर शुष्क होता है, ठीक है, और ये विंटर शुष्क होता है। तो जो एक होता है समर शुष्क, एक होता है विंटर शुष्क, तो यहाँ पर ग्रीष्म जो है शुष्क लिखा हुआ है, तो ये जो समर वाला रहेगा ये मिल जाएगा, मानसून वाला होगा ये। और जो ए डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, समाना होता है। जो ए एस होता है वो समर शुष्क होता है, ठीक है, ये समर ही है, तो समर शुष्क यहाँ पर हो जाएगा। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 4, ठीक है। तो 3 4 और क्या हो जाएगा जो है 1 और 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर आप उसको 2 बना लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि जो ए डब्ल्यू होता है वो समाना होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतह जो सतही, ये फतही होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है टाइपिस्ट ने। सतही महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से प्राप्त करती हैं। ऑप्शन है सैलिनिटी से, टेक्टोनिक्स से, पवन से यानी विंड से, कि सुनामी से। तो आपको बताना है कि जो महासागरीय जो है धाराएं चलती हैं, ठीक है, तो अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं, कौन उनको ऊर्जा देता है कि वो लगातार चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विंड यानी पवन, पवन से ही क्या करती हैं, इनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि विशेष रूप से उच्च और निम्न ज्वार जो नए और पूर्ण चंद्र के समय आता है। नए और पूर्ण चंद्र का मतलब होता है कि जो है जो एक चंद्रमा में जो पूर्णिमा और अमावस्या वाली स्थिति होती है उसी कंडीशन की बात कर रहा है। तो इस टाइम कह रहा है किस प्रकार का ज्वार आएगा, बसंत ज्वार आएगा, नीप ज्वार आएगा, सुपर टाइड आएगा, या पतन ज्वार आएगा, ठीक है, ज्वार का डिक्लाइन हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जाएगा स्प्रिंग टाइड यानी बसंत ज्वार, क्योंकि ये पूर्णिमा और अमावस्या कब होता है, जब या तो जो है तीनों एक ही स्थिति में होंगे। अब तीनों एक स्थिति में अपनी स्थिति बदलेंगे, सन तो ऐसे रहेगा, ये मून है, एक कंडीशन ये रहेगा और एक कंडीशन मून यहाँ चला आएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो नवचंद्र और क्या हो जाएगा आपका पूर्ण चंद्र हो जाएगा। और जब ये एक सीधी रेखा में होंगे तो ज्वार कैसा आएगा, ज्वार बृहद ज्वार आएगा, और बृहद ज्वार को बोलते हैं वसंत ज्वार या स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है कुछ पर्सनल रीजन दिया गया, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र में यदि लाइकेन का उत्पादन या तो बिगड़ा हुआ है या डिस्ट्रॉय यानी क्षय हो गया है तो पूरी प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि शाकाहारी और मांसाहारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड होते हैं, लाइकेन पे डिपेंड होते हैं। कारण कह रहा है कि आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत जटिल ट्रॉफिक संरचना, कॉम्प्लेक्स ट्रॉफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सोचिए, तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, जल ही जीवन है। तो बात किया जाए पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया है तो बिल्कुल ही क्या है, राइट है। क्यों, क्योंकि जो आर्कटिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कोई न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, केवल वहाँ पर जो ये पाए जाते हैं कुछ शैवाल हैं जो जिनको बोला जाता है लाइकेन, और एक होता है मांस। इसको कौन खाते हैं, शाकाहारी जीव ही खाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ये विलुप्त हो जाएंगे तो यहाँ की जो इकोसिस्टम है पूरी तरीके से शाकाहारी मांसाहारी का वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका जो इकोसिस्टम डिपेंड कर रहा है इसी जो है लाइकेन पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, राइट है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, राइट है। दूसरा कह रहा है कि आर्कटिक पारिस्थितिकी में एक बहुत जटिल ट्रॉफिक संरचना पाई जाती है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वहाँ पर कोई जीव जंतु ज्यादा पाया ही नहीं जाता है, तो वहाँ की जो संरचना होगी वो जटिल क्यों होगी, जटिल कहाँ की होगी, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो किस रीजन की जो ट्रॉपिकल जो है इकोसिस्टम ये जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, वो ज्यादा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। आप बताइए,
और वैसे देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, आर गलत है, यानी ए सही, आर गलत है, यानी सी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा तत्व जैव रासायनिक चक्र में शामिल नहीं है? ठीक है, जो बायो जियो केमिकल साइकिल होता है उसमें कौन सा चक्र जो है एलिमेंट्स नहीं शामिल है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो आपको पता है कि ये तीन जो है वो शामिल है, कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, लेकिन क्लोरीन जैसे हमने आज तक कोई चक्र नहीं पढ़ा। तो राइट आंसर डी। ठीक है, या नहीं, नहीं का चश्मा दिखा कि नहीं दिखा? अगला क्वेश्चन, पेरिस समझौता जो 2014 में हुआ था उसका कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑप्शन कह रहा है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कम करना था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना था, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह से खत्म कर देना था, या टिकाऊ उत्पादों में वैश्विक व्यापार बढ़ाने के लिए, हाँ, टिकाऊ उत्पादों में वैश्विक व्यापार बढ़ाने के लिए। तो कह रहा है कौन सा कथन क्या है राइट है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। क्या हुआ था पेरिस समझौता में कि जो हम ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको जो है चरणबद्ध तरीके से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ताकि जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना बढ़े। ठीक, अगला है कि अर्बन हीट आइलैंड की घटना के संबंध में आपको बताना है कि अर्बन हीट आइलैंड टर्मिनोलॉजी जो आप लोग पढ़ते हैं किताबों में उसका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है कि अर्बन हीट आइलैंड वनस्पति कवर में वृद्धि के कारण शहरी क्षेत्रों में देखे गए शीतलन प्रभाव को संदर्भित करता है। ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन कि जो अर्बन हीट आइलैंड का मतलब ये होता है कि जो शहरी क्षेत्र में क्या है वनस्पति क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में क्या हो जाता है, शीतलन की स्थिति आती है, ज्यादा ठंडा पना जाता है, उसको हम ग्रीन जो है अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। दूसरा कह रहा है अर्बन हीट आइलैंड शहरी गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों की जो है रिहाई यानी खात्मा, यानी अगर ग्रीन हाउस गैस जो खत्म हो जाता है कहाँ पे, शहरी क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। तीसरा है अर्बन हीट आइलैंड आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में देखे गए उच्च तापमान की घटना को संदर्भित करता है। यानी ये कह रहा है कि जो अर्बन हीट आइलैंड होता है वो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है कि तापमान बढ़ा हुआ है, उस जो है प्रोसेस को बोलते हैं। और डी है कि यूएचआई मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के अक्षांश और ऊंचाई से प्रभावित किए गए उच्च तापमान की घटना को संदर्भित करता है, यानी किसी उच्च स्थान पर कोई शहर है या उसका अक्षांश ज्यादा है या ऊंचाई पे ज्यादा है तो वहां पर तापमान बढ़ जाता है, इसलिए उस घटना को क्या बोला जाता है, अर्बन हीट आइलैंड बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका सी है कि अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान होता है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा होता है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी जो है प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसी जो है घटना को क्या बोला जाता है, अर्बन हीट आइलैंड, नगरीय ऊष्मा प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में यानी जो आपका जो है फूड चेन होता है वो कौन सा सही है? पहला है घास, गिरगिट, कीड़े, पक्षी, बी है हिल्सा, वार्नाकल, लार्वा, एरोवर्म, डाइटम, तीसरा है पादप प्लवक, कामा प्राणी प्लवक, कामा क्रिल्स, कामा यहाँ कामा लगा है ब्लू व्हेल्स, डी है कीड़े, कामा बाज, कामा मेढक, कामा सर्प, कामा तेंदुआ। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है सीरीज सही है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि क्यों, क्योंकि चलिए घास जो है घास को कौन खाएगा, गिरगिट, गिरगिट को कीड़ा खाएगा, गलत, घास को कीट खाते हैं इंसेक्ट, उसके बाद ये खाता है। ठीक है, ऐसे भी गलत है। और ये देखा जाए कीड़े, कीड़े को बाज खाएगा, बाज को मेढक खा पाएगा, नहीं, ये भी गलत है। पादप प्लवक है यानी जो आपके जो है फाइटोप्लैंक्टन है उसको खाते हैं जूप्लैंक्टन, और जूप्लैंक्टन को छोटी मछली जो क्रिल्स है, और क्रिल्स को कौन खाती है, बड़ी मछली। तो ये जो सी वाला है वो क्या है, बिल्कुल ही राइट है। क्या है, बिल्कुल ही राइट है। हिल्सा एक प्रकार की मछली है, तो ये जो डाइटम है पहले होना चाहिए, तो ये सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर वैसे ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल प्राथमिक उत्पादकता विशेष रूप से रेगिस्तानी झाड़ियों और टुंड्रा और अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए कम है। यानी जो रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात किया जाए और टुंड्रा और टैगा रीजन की बात किया जाए तो वहां पर जो जो कुल उत्पादकता होती है यानी प्रोडक्टिविटी होती है वो कहा जाता है कि जो वहाँ का इकोसिस्टम उसके लिए देखा जाए तो बहुत ही कम है, पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक उत्पादकता और सौर विकिरण के बीच क्या होता है, सकारात्मक संबंध होता है। क्योंकि आप जैसे इक्वेटर से जो है 90 डिग्री यानी पोल के रीजन में जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या है, प्रोडक्टिविटी आपको वो सॉरी जो इंसुलेशन है वो कम मिलता है, और इंसुलेशन ही कम मिलेगा तो वहाँ पर उत्पादकता कैसे होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, और क्या कर रहा है, ये व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर ए इज द
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है जबकि निर्वाह के साधन बढ़ते हैं। ठीक है, माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है, निर्वाह के साधन बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जो माल्थस बोलते हैं, उन्होंने 1798 में जो द पॉपुलेशन एस्से लिखा था, पॉपुलेशन एस्से यानी एक निबंध लिखा था, तो उसमें कहा, इन्होंने क्या कहा था कि जनसंख्या भी बढ़ती है और जो आपके निर्वाह के साधन यानी खाद्यान्न जो है वो भी बढ़ते हैं। तो किस रूप में बढ़ते हैं? अब यहाँ पर आप देखिए, तो इन्होंने क्या बताया था कि जो जनसंख्या होती है वो किस रूप में बढ़ती है, वो ज्यामितीय रूप में बढ़ती है। लेकिन जो आपके खाद्यान्न होते हैं, ज्यामितीय मतलब 2, 4, ठीक है, और फिर 8 दूनी 16, 32 इस तरह बढ़ेगा। लेकिन खाद्यान्न कैसे बढ़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5 यानी अंकगणितीय दर से बढ़ेगा। उन्होंने क्या बताया कि जो जनसंख्या ज्यामितीय और पॉपुलेशन है वो जो है ज्यामितीय, और जो खाद्यान्न है, जो आपका जो है ग्रेन है, वो अंकगणितीय रूप में बढ़ता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसकी कह रहा है एक विशेषता कौन सा इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए है उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में से कम जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर किस में रहता है? फर्स्ट स्टेज में, और उससे जो है सेकंड स्टेज में क्या होता है? कम हो जाता है। ये भी बात सही है। कह रहा है कि संक्रमण आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन से प्रेरित है। ये भी सही है, क्योंकि संक्रमण का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आप क्यों जाते हैं? क्योंकि हो सकता है फर्स्ट स्टेज में आपके यहाँ जन्म दर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो क्या कारण हो सकता है? अशिक्षा कारण हो सकता है, गरीबी कारण हो सकता है, ठीक है, और चिकित्सीय सुविधा नहीं, हेल्थ इशू हो सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर संक्रमण हो रहा है, अब यही पर जब ये सब सुधार हो जाएगा, जितना भी आर्थिक विकास आपके यहाँ जाएगा, तो इससे क्या होगा? सोशल चेंज आपके यहाँ आने लगेंगे। तो जो आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? ये आर्थिक और सामाजिक विकास। तो ये भी आंसर क्या है? राइट है। और यहाँ पर चश्मा अगर आप लोग लगाए होंगे नहीं वाला, तो हमें उम्मीद है लगाए होंगे। कह रहा है कि ये प्रोसेस जो है ये सभी देशों और क्षेत्रों में एक समान है। यही बात बिल्कुल क्या है? गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का प्रोसेस है वो सभी देशों में क्या है? एक समान है। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है। अगला है कि रिकार्डो की जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या तब बढ़ती है जब तक यह निर्वाह का बिंदु नहीं प्राप्त कर लेती, इष्टतम उत्पादन का बिंदु नहीं प्राप्त कर लेती, घटते प्रतिफल का बिंदु नहीं प्राप्त कर लेती, या अति उत्पादन बिंदु तक नहीं पहुंच जाती। तो आपको बताना है कि रिकार्डो कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में अपने सिद्धांत में कि जनसंख्या तब तक बढ़ती है जब तक कि आपको घटते प्रतिफल का बिंदु नहीं प्राप्त होने लगे। घटते प्रतिफल का मतलब कि जो जनसंख्या आपकी आवास है उससे आपको फायदा नहीं बल्कि क्या होने लगेगा? नुकसान होने लगेगा। यानी जो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ने की बजाय घटने लगेगा। जब तक ये कंडीशन आप नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आपके यहाँ जनसंख्या क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। जिस दिन आपकी जनसंख्या आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगी, उस दिन आपकी जनसंख्या क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक यानी फैक्टर संरचना और विशेषताओं को प्रभावित करता है? यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है इसमें से जो जो डेमोग्राफी है आपकी उसके स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है और उसके करेक्टरिस्टिक्स को भी प्रभावित करता है? ऑप्शन है उम्र, लिंग, नस्ल या जातीयता, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को आपका उम्र, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, या आपके यहाँ ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो आप जब पिरामिड बनाते हैं तो देखते हैं कि इसी से तो पता चलता है। मान लीजिए आपका उम्र ज़्यादा बढ़ रहा है या बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो आधार चौड़ा हो जाएगा। बच्चे कम हैं और वृद्ध ज़्यादा है तो ये कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा, घंटी-नुमा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लिंग भी, महिला कितना है, पुरुष कितना है, बच्चे कितना है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो उसकी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कस्बों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत शहरीकरण में व्यापार और वाणिज्य की भूमिका पर जोर देता है? ठीक है, यानी व्यापार और जो है वाणिज्य के कारण जो है शहरीकरण का जो है क्या हुआ है? प्रादुर्भाव हुआ है। शहरीकरण बहुत, अर्बनाइजेशन जो हुआ है वो क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। ठीक है, एक मिनट हम थोड़ा सा पानी पीते हैं।
तो हम लोग इस क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि कस्बों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत शहरीकरण में व्यापार और वाणिज्य की भूमिका पर क्या देता है, जोर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन में दिया है गॉर्डन चाइल्ड, हेनरी पिरेन, लुईस ममफोर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हेनरी पिरेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जनसंख्या वृद्धि समृद्धि और आर्थिक विकास में वृद्धि करती है। ठीक है, किसने ये बात कही थी कि जो जनसंख्या वृद्धि है, अगर आपके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन आपके यहाँ बढ़ेगा तो इन्होंने कहा था कि आपके यहाँ क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यानी पॉपुलेशन के जब बढ़ाओगे तभी आपके यहाँ क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ऐसा सिद्धांत में अपने किस विद्वान ने ऐसी बात कही है? ऑप्शन है थॉमस माल्थस, विलियम सैडलर, डेविड रिकार्डो और जो है ये रॉबर्ट माल्थस वही है, तो इसको हम काट देंगे। यहाँ पर आप जो है किसी दूसरे ज्योग्राफर का नाम, हम लोग किसका नाम रख लेते हैं, जो है रिकार्डो हो गए, सैडलर हो गए, और जो है यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं जीटी त्रिवाथा का। ठीक है, ये भी एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो फादर हैं। चलिए, जीटी त्रिवाथा हो गए। ठीक, तो ये 4 ज्योग्राफर हैं जो ये कहते हैं कि इसमें से किस विद्वान ने अपने सिद्धांत में ये प्रतिपादित किया है कि जो है जनसंख्या अगर आपकी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपके यहाँ ज्यादा होगा। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे विलियम सैडलर ने। इन्होंने ये कहा कि आपके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपके यहाँ क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपके जो है ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगे तो लेबर जो है हायर किए जाएंगे, लेबर की इनकम बढ़ेगी, वो दोबारा जो है सामान गुड्स खरीदेगा। इस प्रकार आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि प्रवासन का नव शास्त्रीय मॉडल क्या है, यानी जो न्यू क्लासिकल मॉडल है आपके माइग्रेशन का, वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है कि वह मॉडल जो लोगों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के परिणाम स्वरूप प्रवासन की व्याख्या करता है, वह मॉडल जो आर्थिक कारकों के परिणाम स्वरूप प्रवास की व्याख्या करता है, वह मॉडल जो आर्थिक कारकों और लोगों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं दोनों के परिणाम स्वरूप प्रवासन की व्याख्या करता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कह रहा है कि जो न्यू क्लासिकल मॉडल आया है माइग्रेशन से रिलेटेड, वो क्या बातें करता है। तो वो क्या बातें करता है? वो बातें करता है कि जो माइग्रेशन होता है उसका केवल मात्र एक, केवल यहाँ पर अगर केवल शब्द दिया होता तो भी हम गलत नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो न्यू क्लासिकल मॉडल वो कह रहा है कि माइग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका इकोनॉमिक कारण, यानी आपको जॉब की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, इसलिए आप क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कि ये सिद्धांत की जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है किसका संबंधित है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो गए हैं, तो यहाँ पर हम विल्बर जेलेंस्की को कर लेते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े जो है पॉपुलर ज्योग्राफी के जो है जो ये ज्योग्राफर हैं, तो यहाँ पर विल्बर जेलेंस्की आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है माल्थस, सैडलर, रिकार्डो या विल्बर जेलेंस्की। किसने बताया था कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे गरीबी बढ़ती है? तो इसको बताया था आपके किस विद्वान ने? बताइए आप लोग कि किसने ये जो है बात किया था? ये बात किया था थॉमस माल्थस ने। ठीक है, इन्होंने यही तो कहा था कि जनसंख्या बढ़ाओगे तो जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी और खाद्यान्न उतना तेजी के साथ बढ़ेगा नहीं, दोनों में अंतर आएगा, अंतर के कारण गरीबी भी होगी, भुखमरी होगी, जो है युद्ध होगा, तमाम चीजें इन्होंने क्या किया था, बातें की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैंक साइज रूल यानी रैंक आकार नियम की विशेषता है? रैंक साइज रूल जीके जिप का है, तो इसमें बताना है कि रैंक साइज रूल क्या बताता है। ऑप्शन पहला है कि सबसे बड़ा शहर हमेशा दूसरे सबसे बड़े शहर के आकार का 3 गुना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है किसी देश या क्षेत्र में शहर के आकार का वितरण एक लघुगणकीय वक्र का अनुसरण करता है। तीसरा है किसी देश या क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर किसी अन्य शहर की तुलना में असमान रूप से बड़ा होता है। चौथा है किसी शहर की जनसंख्या भूमध्य रेखा से उसकी दूरी के सीधे समानुपाती होती है। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन बना दिया गया है। तो आपको बताना है कि रैंक साइज रूल जो होता है वो किसके बारे में बात करता है। तो जीके जिफ का अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी नगर में, किसी भी देश में जो सबसे बड़ा नगर होगा, ठीक है, और जो दूसरा सबसे बड़ा नगर होगा, तो ये जो सबसे बड़ा नगर होगा इसकी जनसंख्या होगी दूसरे सबसे बड़े नगर की जनसंख्या की दुगनी होगी। ठीक है,
यह बात किया जाए जो सबसे बड़ा नगर होगा इसकी जनसंख्या और जो दूसरा सबसे बड़ा नगर होगा यानी दूसरे सबसे बड़े नगर की जनसंख्या जो होगी वो पहले नगर की जनसंख्या की हाफ होगी। ठीक है, इन्होंने अपना एक फार्मूला दिया था। तो क्या होगा कि जो सबसे बड़ा नगर होगा दूसरे सबसे बड़े उसी देश के दूसरे सबसे बड़े नगर की जनसंख्या का क्या होगा, दुगना होगा। यानी यहाँ की जनसंख्या 1000 है तो यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, 2000 होगी। और चौथे शहर की जनसंख्या कितनी होगी, पहले शहर की जनसंख्या की 1/4 होगी। ठीक है, यानी इसका 1000 है तो चौथे शहर का 250 होगा। ठीक, तो यही है इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा कि किसी देश या क्षेत्र में शहर के आकार का वितरण एक लघु गुणकीय वक्र का अनुसरण करता है। यहाँ पर 3 गुना दिया गया है, यहाँ 2 गुना दिया होता तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमेट शहर के जो रूल है, कानून यानी बोला जाए रूल है, नियम है का एक उदाहरण है। यानी जो प्राइमेट सिटी जिसको बोला जाता है, प्राइमेट सिटी का जो कंसेप्ट दिया था किसने दिया था, मार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्राइमेट सिटी क्या होता है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि चीन में बीजिंग सबसे बड़ा शहर है और शहरी पदानुक्रम पर हावी है। भारत में मुंबई दिल्ली लगभग एक ही आकार के शहरी पदानुक्रम में शक्ति साझा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क और शहर किसी भी अन्य शहर की तुलना में बहुत बड़ा है और शहरी पदानुक्रम पर हावी है। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो और पाओ सालो लगभग समान आकार के हैं और शहरी पदानुक्रम की शक्ति को साझा करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्राइमेट सिटी का रूल है वो इसका एक उदाहरण है, वो एक एग्जाम्पल देखा जाए तो ये सी का है। ठीक है, क्या है, सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर किसी अन्य शहर की तुलना में बहुत बड़ा है और शहरी पदानुक्रम पर हावी है। प्राइमेट सिटी क्या होता है, आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, आप सब कुछ व्याख्या में नहीं बताया जा सकता ना ए टू जेड, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग खुद बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन आपका 1 आवर के अंदर आपका अच्छे से खत्म हो जाए और आपकी अच्छे से व्याख्या भी हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कस्बों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत शहरीकरण में तकनीकी नवाचार की भूमिका पर जोर देता है। यानी ये कहा है कि जो ओरिजिन ऑफ टाउन आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा ऐसा थियरी है जो ये कहता है कि अर्बनाइजेशन जब ज्यादा बढ़ता है जब उस शहर में इनोवेशन ज्यादा होता है और टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप होती है। किसने कहा है, ऑप्शन है गार्डन चाइल्ड, हेनरी प्रेन, लेविस मम्फोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है लेविस मम्फोर्ड। लेविस मम्फोर्ड कहते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगा वैसे वैसे अर्बनाइजेशन की मात्रा बढ़ेगी, और ये बात बिल्कुल क्या है, सही। आज हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ही जमाना है जिसके कारण अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑगस्ट लास के औद्योगिक स्थान के सिद्धांत को सबसे अच्छी तरीके से सारांशित करता है। अब औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत कई लोगों का है, ठीक है, जो है होवर और मिजार्ड का है, बेबर का सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी में ऑगस्ट लास का भी मांग कोण नियम है, ठीक, स्मिथ का भी है। तो ये कह रहा है कि लास महोदय ने क्या कहा था, ये देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि औद्योगिक स्थान कच्चे माल और तैयार माल की परिवहन लागत से निर्भर होता है। ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि किसी दूसरे का है, आप लोग गेस कीजिए। दूसरा है कि औद्योगिक स्थान कुशल श्रम की उपलब्धता और बाजार की निकटता से संबंधित है। तीसरा है कि औद्योगिक स्थान स्थानीय बाजार के आकार और उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है कि औद्योगिक स्थान प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति और परिवहन तक के पहुंच से निर्धारित होता है। तो आपको बताना है कि जो लास्ट का है मांग कोण नियम जो उन्होंने दिया था उसमें उद्योगों की अवस्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है सी। इन्होंने कहा था कि औद्योगिक स्थान कहाँ निर्धारित होता है, वो स्थानीय बाजार के आकार और उत्पादन की लागत से निर्धारित होता है। यानी बाजार का आकार कितना है और आपका प्रोडक्शन कास्ट कितना लग रहा है, उसी के बेस पे हम लोग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है। एक तरफ सूची दिया गया, दूसरा सूची मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। कोयले का प्रयोग कहाँ होता है, कोयले का प्रयोग बिजली बनाने में होता है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग खाना बनाने में होता है। फास्फेट का प्रयोग एक प्रकार का रासायनिक जो खाद होते हैं वो बनाने में होता है। केमिकल जो फर्टिलाइजर है, और लोहा हैश का प्रयोग किसमें होता है, इस्पात बनाने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला का बी और दूसरा का डी, जहाँ पर होगा वही आंसर, ये इसमें भी है। तो तीसरा का ये देख लीजिए, तीसरा का ये इसमें है, तो ए इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। एक तरफ सूची दिया है, मिलान करना है। तो गोल्ड जो निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है, गोल्ड निकाला जाता है खुले गड्ढे में खनन के द्वारा। तेल कहाँ से निकाला जाता है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के द्वारा।
कोयला कहाँ से निकाला जाता है? भूमिगत खनन से। और कॉपर कहाँ से निकाला जाता है? प्लेसर खनन से। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी पहला का ए, दूसरा का यहाँ पर बी लिख लीजिए, तीसरा का सी और चौथा का डी, यानी सी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है कि दुनिया में जापान की वार्षिक मछली पकड़ने के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया है कि दुनिया में जो है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं कि ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए। परिवहन लाइनें या सिंचाई चैनलों के साथ विकसित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? यानी ये परिवहन लाइन है, मान लीजिए कोई नगर है, ये नगर में परिवहन लाइन है, अब इसके आसपास ये क्या विकसित हो रहे हैं? क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। ठीक है, घर डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसे प्रकार के क्षेत्रों को क्या, कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? परिवहन क्षेत्र बोलेंगे, अक्षीय क्षेत्र बोलेंगे यानी एक्सियल एरिया है, रिवर घाटी है, नदी घाटी क्षेत्र है, या संक्रमणकालीन क्षेत्र है। तो जो परिवहन मार्गों या कोई नदी गया है, नदी चैनल यानी जहाँ पे सिंचाई का कार्य हो रहा है, इस तरह के आकार के, इस तरह जो चीजें होती हैं, उसके आसपास जो अगर कोई जो है सेटलमेंट डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सियल एरिया। क्या बोलते हैं? एक्सियल एरिया, अक्षीय क्षेत्र। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपका अगर चश्मा दिखा होगा तो क्या है? नहीं का चश्मा लगाइए आप लोग। कह रहा है क्षेत्र कुछ अमूर्त क्रम में पृथ्वी की विशेषताओं को व्यवस्थित करने के लिए तैयार की गई मानसिक अवधारणाएं हैं। यहाँ पर जो एरिया यानी जो स्पेस होता है कह सकते हैं, या क्षेत्र जो होता है, उसकी डिफिनीशन दी गई है, रीजन बेसिकली दी गई है, रीजन का डिफिनीशन दिया गया है। तो रीजन कह रहा है कि पहला कि रीजन को कुछ लोग अमूर्त मानते हैं और बोलते हैं जो है, कहते हैं कि जो है ऐसा कुछ होता नहीं है रीजन जैसा, बस वो क्या होती है कि जो कोई ज्योग्राफर होता है उसकी मानसिक अवधारणा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, क्षेत्र या तो परिमित या अनंत या असीम तीन आयामी हो सकते हैं जो स्थलीय क्षेत्र की सीमाओं से परे हैं। तीसरा है कि क्षेत्रीय अवधारणा पृथ्वी की सतह पर समानता और अंतर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। चौथा है कि एक क्षेत्र में किसी प्रकार की आंतरिक समरूपता होती है जो पड़ोसी क्षेत्रों यानी बाहरी क्षेत्रों से उसको अलग करती है। अब नहीं पूछ रहा है, तो पहला बिल्कुल सही है कि कुछ विद्वान जो है क्षेत्र को एक अमूर्त तत्व मानते हैं। दूसरा इसमें बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो क्षेत्र की सीमा होती है ये अनंत या असीम नहीं हो सकते हैं। तीसरा बिल्कुल सही है कि जो क्षेत्र होता है वो कैसे डिफाइंड हो जाता है, ये क्षेत्र है। अब इसमें जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं जहां जहां तक, उसको एक बाउंड्री लाइन खींच दिया जाएगा, एक क्षेत्र हो गया। अभी मिट्टी प्रदेश हो सकता है, जनसंख्या प्रदेश हो सकता है। ठीक है, और ये जो यहाँ का प्रदेश होगा इससे अलग होगा, हो सकता है मृदा प्रदेश हो, तो ये जलवायु प्रदेश हो। तो ये भी डी भी सही है, क्योंकि इसके अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्षेत्रीय योजना के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? यानी जो हम लोग जो है जो प्लानिंग रीजन बनाते हैं, तो उसका कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहता है? पहला है रहने की क्षमता और सामुदायिक निर्माण। दूसरा है वनों का संरक्षण। तीसरा जनसंख्या वितरण को युक्त संगत बनाना। और डी है सही क्षेत्रीय गतिशीलता प्रणाली। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो प्लानिंग रीजन का काम इसलिए करते हैं ताकि वहां पर जो भी रिसोर्स पाया जाता है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, जिससे मैक्सिमम वेलफेयर हो किसका? वहां पर रहने वाली जनता का। ठीक है, यही कारण है कि प्लानिंग रीजन जो है वो बहुत ही सक्सेस भी रहा काफी हद तक, और जहां पर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ है वहां पर हमें अचीवमेंट अच्छी देखने को मिली है। तो इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा वो रहने की क्षमता और सामुदायिक निर्माण। सामुदायिक निर्माण का मतलब ये है कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसको मैक्सिमम वेलफेयर प्रदान करना, और रिसोर्स जो होता है उसका जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अगला है कि जो गिब्स मार्टिन इंडेक्स है, सूचकांक है, वो उसका जो उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है फसल की विशेषज्ञता के लिए, फसल की विविधीकरण के लिए यानी डाइवर्सिफिकेशन के लिए, फसल के जो है कंसंट्रेशन के लिए, या फसल के कॉम्बिनेशन के लिए। तो बताना है कि जो गिब्स मार्टिन एक जो है स्कॉलर थे, उन्होंने जो है गिब्स मार्टिन इंडेक्स बनाया था, तो उस इंडेक्स का प्रयोग हम किसके लिए अमूमन करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के कृषि संस्कृति के विटलेसी के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है? बताइए, यहाँ पर बेस पूछ लिया,
आप लोग रट रहे हैं कि जो उन्होंने उसी को 13 कृषि प्रदेश में विभाजित किया, कब किया, 1900 इस सन में किया, ठीक है, 1936 में शायद किया था। तो इन्होंने पूछ लिया, अब यहाँ पर पूछ लिया क्वेश्चन में उसका बेस क्या उन्होंने लिया था, कई बेस लिए थे। पहला है कृषि के कार्यात्मक रूप, दूसरा है जलवायु तत्वों का वितरण, तीसरा है पशुधन चराई गतिविधियों के रूप, और डी है वाणिज्यिक महत्व की प्रमुख फसलों और जानवरों का क्षेत्रीय वितरण। ठीक है, तो इन्होंने लिया क्या था, इनका जो सबसे प्रमुख था वो था कृषि का कार्यात्मक रूप। ठीक है, यही आधार इन्होंने जो था लिया था सबसे पहले, कि जो कृषि होती है वो उसमें कार्य कारणात्मक संबंध है, अलग अलग कृषि के लिए अलग अलग कारण है। ठीक है, तो इसीलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है कि क्षेत्र अच्छे सेवक हैं लेकिन बुरे स्वामी हैं, यानी जो कोई भी रीजन होता है वो सेवक तो अच्छा होता है लेकिन स्वामी बुरा होता है। किसका स्टेटमेंट है, सीसी कार्टर का, एजे हर्बर्टसन का, ओ एच के स्पेट का, विडाल डीला ब्लास का। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा सीसी कार्टर। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में देखे तुरंत आप जो है क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाते हैं, अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया। इसको थोड़ा देखिए ना, पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ने का पेशेंस। जो भी आप कभी भी अपने जीवन में सफल होंगे तो वो आपको सफलता दिलाएगा आपका पेशेंस। ठीक है, और पेशेंस कहीं से आता नहीं है, ये आपको सीखना पड़ता है। आप धीरे धीरे पेशेंस रखना स्टार्ट कर दीजिए, एक दिन ऐसे आएगा कि आपको कोई गाली दे देगा तब भी आप कहीं मुस्कुरा देंगे बुद्ध की तरह। ठीक है, तो ऐसे जब बनेंगे आप तो जो है ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन वानथ्यूनियन के भूमि उपयोग योजना के मॉडल के पीछे केंद्रीय विचार को सबसे अच्छी तरीके से सारांशित करता है। ये कह रहा है कि वानथ्यूनियन ने जो अपना मॉडल दिया था उसके पीछे क्या कारण था, क्या लॉजिक उन्होंने सोचा था। तो पहला है कि भूमि उपयोग पैटर्न बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें सबसे लाभदायक भूमि उपयोग शहर के केंद्र के सबसे करीब स्थित होते हैं। दूसरा है भूमि उपयोग पैटर्न प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें शहर के सबसे केंद्र के जो केंद्र होता है वो शहर के सबसे नजदीक सबसे गहन कृषि होती है। अगला है कि भूमि उपयोग पैटर्न बाजार की ताकतों और प्राकृतिक वातावरण के संयोजन पर निर्धारित होता है, जिसमें शहर के केंद्र के सबसे करीब स्थित सबसे लाभदायक और गहन भूमि उपयोग होता है। चौथा है कि भूमि उपयोग पैटर्न राजनीतिक कारकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें मूल्यवान भूमि उपयोग शहर के केंद्र के सबसे करीब स्थित होता है। तो एक चीज तो कॉमन है कि जो मूल्यवान भूमि होती है वो शहर के केंद्र के पास ही होता है। ठीक है, यानी ये मान लीजिए कोई सिटी है, अब देखेंगे सिटी के पास में जो है अगर कोई ऐसा वाणिज्यिक फसल उगा रहे हैं, वाणिज्यिक फसल की बात की जा रही है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, सबसे भारी होगा, सिटी के पास वाले एरिया में होगा, यानी कोर एरिया के पास होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो फसलों का महत्व होगा वो कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पर शहर के पास जो है गहन कृषि होगी, और इसके पास दूर जो होगी वो विस्तृत कृषि होगी। इसका राइट आंसर क्या है, सी है। कि जो इन्होंने जो बताया था कि जो सेंटर होगा वो शहर के सबसे करीब होगा, क्यों, क्योंकि जो ये भूमि उपयोग का यानी जो भूमि है उसका उपयोगिता किस बात पर निर्भर करती है, वो बाजार की ताकतें कैसी हैं और वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, दोनों पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। पता चल रहा है बाजार में जो है अब आलू का मूल्य बहुत बड़ा ज्यादा है, बढ़ गया एकाएक, तो आप थोड़ी है कि जो है आलू जो है अगर जो है चौथी पेटी में कर रहे थे तो पहली पेटी में करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए प्रकृति को भी क्या करना है, शामिल करना है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किसी की संस्कृति की अवधारणा क्या है। ऑप्शन है किसी समाज के विश्वास, मूल, व्यवहार और संस्थाएं, किसी समाज द्वारा निर्मित भौतिक गैर भौतिक वस्तुएं, समाज का जो है भौतिक और सामाजिक वातावरण, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि ये कल्चर की कंसेप्ट क्या है, कल्चर का अवधारणा क्या है। तो देखते हैं कल्चर क्या होता है। ठीक है, वे ऑफ लाइफ, तो इसमें क्या है, इसमें जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो उसके वैल्यू हैं, जो विश्वास है, जो उसकी बिहेवियर है, जो उसकी जो है इंस्टीट्यूशन है, यही सब तो किसमें शामिल होते हैं, कल्चर में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। डी नहीं लगाना है कि ऊपर सभी देख ले और मार के चल दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन 48 48 कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति में प्रमुख मुद्दे क्या हैं। ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी चेंज हो रही है, तो वही बात कर रहा है। पहला है कि संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, संसाधनों पर संघर्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक शासन, आर्थिक हित, जलवायु न्याय, अनुकूलन और समन और स्थिरता।
उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसी के हिसाब से जो जियो पॉलिटिक्स है, यानी जो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो हम फॉरेन पॉलिसी तय करते हैं वो भी क्या हो जाता है, लगभग लगभग चेंज हो जाता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी के सभी क्या हैं, राइट हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मैकेंडर के भू राजनीतिक हृदय सिद्धांत की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया था। यानी जो मैकेंडर ने 1902 में द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में जो है पेपर पर प्रस्तुत किया था, उसके बाद 1919 में इन्होंने पुस्तक लिखा था डेमोक्रेटिक साइडल्स एंड रियलिटी, जिसमें इन्होंने ध्रुवीय क्षेत्र की बात की और अपना जो ये सिद्धांत था द हार्टलाइन थ्योरी, इसका प्रतिपादन के बाद में 1943 में इसमें काफी संशोधन किया और एक पुस्तक नया लिखा द राउंड वर्ड एंड मीनिंग ऑफ द पीस। ठीक है, इन्होंने काफी संशोधन किया, सब में आपको याद होने चाहिए कितने भागों में डिवाइड किया इन्होंने। जो है ध्रुवीय क्षेत्र बताया, ध्रुवीय क्षेत्र के बाद का एरिया जो बताया, उसके बाद इनका स्टेटमेंट क्या था कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है वो जो है हार्टलैंड को जो है क्या जो उन्होंने बताया कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है वो विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा, जो विश्वद्वीप पे शासन करता है वो, ऐसा जो पूरा स्टेटमेंट था, इसमें हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या था वो भी आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइट चली गई है बट कोई नहीं, हम जो है हम नहीं दिखेंगे, बाकी आपको आंसर दिखेगा। तो चलिए जल्दी से हम दो क्वेश्चन और बचा कर लेते हैं। क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का आरोहण, ध्रुवीय क्षेत्र का अस्तित्व, पूर्वी यूरोप में सोवियत सत्ता का विकास या विश्व मामले में यूरेशिया का प्रभाव। तो ये कह रहा कि कौन सा ऐसा काम होता जिसके कारण इनका जो हृदय भूमि स्थल सिद्धांत था वो कमजोर पड़ गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका की जो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोहण। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है कि जैसे उन्होंने जापान के नागासाकी 6 अगस्त और सॉरी हिरोशिमा और नागासाकी यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था, वैसे ही क्या हो गया था, पूरी शक्ति पूरी दुनिया को जो है इन्होंने अपनी शक्ति दिखा दी थी और इसी के कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र था वो क्या हो गया था, कमजोर पड़ गया था। ठीक है, तो आज तक जो है ये जो है आपके 49 और एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, 50 में पूछा गया कि बर्नहार्ड वारेनियस के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। बर्नहार्ड वारेनियस को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है, बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जियोग्राफिका जनरल नामक पुस्तक लिखी, ये भी बात सही है। और तीसरा है कि वारेनियस ने भौगोलिक विश्लेषण में अनुभवजन्य अवलोकन और डेटा का उपयोग किया, भी बात क्या है, सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 1, 2 एंड 3। तो ये टोटल आपके जो है 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है अच्छे से देखेंगे और एनालाइज करेंगे। और जहाँ भी आपको कोई कमी नजर आती है तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। जो है हमारी टीम पूरी तरीके से आप लोगों के लगभग 1500 क्वेश्चन तैयार कर रही है, जिसमें जो है लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 50 आज और लगभग 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे आपके एग्जाम तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, आपको नए नए जो है टॉपिक्स जो कुछ भी हमको इंपॉर्टेंट लगे वो आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा। बस आप लोग जो है चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं हम लोग जो है अगले जो है 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।